नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का एनएनए के वीकली बुलेटिन के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के महत्व तथा देश के प्रति उनके योगदान के बारे में। जिसके बाद बात होगी टीआरपी को लेकर किए गए फर्जीवाड़े के बारे में, और फिर सीमा की खबरों को जानते हुए अर्मेनिया और अजरबैजान में चल रहे भीषण युद्ध के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस की अहमियत से। 8 अक्टूबर को गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना 88वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। हर साल की तरह इस बार भी हिंडन बेस पर इस स्थापना दिवस के समारोह का आयोजन किया गया। इस बार भी हिंडन एयरबेस में यहां एयरफोर्स ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल भी शामिल हुआ था। एयरफोर्स के बेड़े में पहली बार शामिल किया गया था, जिसे देखना अपने आप में एक बेहद खास अनुभव रहा। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने वायुसेना में अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। उस समय इसमें आरएएफ द्वारा प्रशिक्षित 6 अफसर और 19 हवाई सिपाही थे। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना ने एक इकाई के तौर पर की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम को रॉयल शब्द के साथ जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 में इसे हटा दिया गया था। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई। तभी से इस दिन को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स अपने खास विमानों और जवानों के कर्तव्य का प्रदर्शन करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का आयोजन होता है। आज़ादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। देश में सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य होता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय वायुसेना का यह आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और यह महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कामों को अंजाम देती है। अब बात वायुसेना के महत्व की। देश के आजाद होने के बाद भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें से 3 पाकिस्तान और 1 चाइना के खिलाफ लड़े गए। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल है ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। 8 अक्टूबर को मनाए गए हिंडन एयरफोर्स परेड में 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट और 19 हेलीकॉप्टर सहित कुल 56 एयरक्राफ्ट ने भाग लिया। परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने जगुआर के साथ विजय की उड़ान भरी। इसके अलावा सुखोई और तेजस ने भी अपना वर्चस्व दिखाया। इसी श्रृंखला में बात कर लेते हैं वायुसेना की ताकत के बारे में। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी की बात करें तो वायुसेना के पास Mi-25/35, Mi-26, Mi-17 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन भी शामिल हैं। अब बात इस परेड में आकर्षण का केंद्र बने रहे राफेल के बारे में। इस परेड में शामिल किए गए राफेल की एक खास महत्ता थी। दरअसल राफेल 4.5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसे रडार से बचकर निकलने में महारत हासिल है। इससे भारतीय वायुसेना में अमूलचूल बदलाव होगा। वायुसेना के पास अब तक के विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI या तो तीसरी पीढ़ी का या तो चौथी पीढ़ी के विमान हैं। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी जगहों और काफी ठंडे मौसम में भी यह लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है। 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है। भारत में इस वक्त सिर्फ राफेल ही एक ऐसा विमान है जो 4.5वीं जनरेशन का है, जो कि ट्विन इंजन के साथ कार्य करता है, जिसके भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने के बाद एयरफोर्स की ताकत में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब बात टीआरपी को लेकर किए गए फर्जीवाड़े के बारे में। टीआरपी में तथाकथित फर्जीवाड़े के मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था और कहा था कि पैसे देकर इस चैनल ने अपनी रेटिंग बढ़ाई।
हालांकि हंसा की ओर से जारी किए गए एफआईआर में रिपब्लिक टीवी नहीं बल्कि इंडिया टुडे चैनल का नाम है। पूरे मामले में किरकिरी के बाद मुंबई पुलिस ने यह सफाई दी है कि जांच में हमें इंडिया टुडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और आरोपियों ने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था। तो सवाल ये उठता है कि पूरी बात क्यों नहीं बताई मुंबई पुलिस ने, सिर्फ आधी बात को मीडिया के सामने क्यों रखा। अब इस चक्कर में पूरे मामले पर मुंबई पुलिस को एक लंबी चौड़ी सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इंडिया टुडे के खिलाफ एफआईआर होने की कोई बात ही नहीं की। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंदा भरांबे ने कहा है कि एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है, लेकिन ना ही किसी आरोपी और ना ही गवाह ने इस दावे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों और गवाहों ने रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा का नाम लिया है। टेलीविजन रेटिंग एजेंसी BARC के लिए बारओमीटर लगाने वाली कंपनी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कई बार इंडिया टुडे का नाम है। एफआईआर के बाद हंसा के रिलेशनशिप मैनेजर विशाल भंडारी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एफआईआर के मुताबिक विशाल भंडारी ने विनय नामक शख्स से फर्जी तरीके से इंडिया टुडे की टीआरपी बढ़ाने के लिए संपर्क किया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गुरुवार को कहा था कि अर्नब गोस्वामी के स्वामित्व वाली रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि यह चैनल रेटिंग मीटर वाले घरों में 400 से 500 रुपए देकर टीआरपी हासिल कर रहे थे। अब इसके बाद बात सीमा संबंधी खबरों की। चीन के साथ LAC पर जारी तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात की है। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने यह ऐलान करते हुए कहा कि अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया भारत जैसी समान विचारधारा वाले देशों को सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन संसाधनों से संपन्न इस क्षेत्र में अपनी दखल बढ़ाता जा रहा है, जो कि सभी के लिए खतरे का संकेत है। रेनॉल्ड्स ने हिंद महासागर में हुए संयुक्त सेना अभ्यास का जिक्र करते हुए कहा कि यह अभ्यास व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। मालूम हो कि पिछले सप्ताह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2 दिनों तक सैन्याभ्यास किया था। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री ने दोहराया, कहा कि हम अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के समर्थन और एक जैसी सोच रखने वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ाना जारी रखेंगे। भारत के साथ हमारे संबंधों में मजबूती आई है। खासकर इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री के डिजिटल शिखर सम्मेलन के बाद दोनों ही देशों के रक्षा संबंध ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं और मैं भविष्य में हमारे व्यापक साझेदारी की ओर बढ़ाए जाने की उम्मीद करती हूं। चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध कोरोना महामारी से पहले अच्छे थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया के रुख से चीनी सरकार नाराज है। पिछले कुछ दिनों में ही कई बार यह साबित हो चुका है कि दोनों देशों में कटुता बढ़ती जा रही है। हाल में ही चीन ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया न जाने की सलाह जारी की थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कदम भी उठाए थे और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने भारत का साथ देकर के चीन के लिए अपना विरोध भी व्यक्त किया। इसी के साथ अगली खबर आर्मेनिया और अजरबैजान संबंधित। आर्मेनिया और अजरबैजान में बीच छिड़े युद्ध को शांत करने के लिए रूस लगातार कोशिशें कर रहा है। अब एक बार फिर रूस ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को राजधानी मॉस्को में वार्ता के लिए बुलाया। क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान और आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों को मॉस्को आमंत्रित किया है। पुतिन ने यह कदम तब उठाया है जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लगभग 2 सप्ताह से चली आ रही लड़ाई का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। रूस के द्वारा जारी बयान में कहा गया कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पाशियान से टेलीफोन पर हुई चर्चा के बाद रूस के राष्ट्रपति ने नागोर्नो-कराबाख संघर्ष के सैन्य कार्रवाई को रोकने का आह्वान दिया। वहीं एर्दोगन ने झड़पें जारी रहने तक दोनों देशों के शीर्ष राजनयिक के बीच किसी भी बातचीत को खारिज कर दिया है। आर्मेनिया ने गुरुवार को अजरबैजान और नागोर्नो-कराबाख में एक ऐतिहासिक गिरजाघर पर हमला करने का आरोप भी लगाया था। आर्मेनिया ने कहा है कि कई पत्रकार गिरजाघर में हुए हमले में घायल हो गए हैं। वर्तमान संघर्ष में सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 1994 के युद्ध विराम के बाद यह सबसे खराब स्थिति है। दोनों तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि गुरुवार को भी लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने भारी नुकसान होने का दावा दिया। एक दूसरे पर असैनिक क्षेत्रों पर हमला करने का आरोप भी लगाया।
अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बाद लड़ाई को तत्काल रोकने के आह्वान के बाद भी संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध में तुर्की की तरफ से अजरबैजान को मिल रहे मजबूत समर्थन ने पश्चिम में आशंका बढ़ा दी है। यह संघर्ष अंकारा में मॉस्को के साथ भी युद्ध छेड़ सकता है, क्योंकि रूस और आर्मेनिया के एक साथ सैन्य संधि है। पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सीरिया और लीबिया से करबख तक तुर्की लड़ाकों की कथित तैनाती को निंदा करते हुए नेताओं से लगातार मुखर हैं। ईरान ने बुधवार को इस लड़ाई में आतंकवादियों के शामिल होने की भी चेतावनी दी थी। अब देखते हैं कि इन दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते से चल रही लड़ाई का क्या अंत होता है। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार सप्ताह भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।